गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की ऑनलाइन क्लास में आपको क्लास 9th हिस्ट्री लेसन नंबर 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय चैप्टर का तीसरा भाग बताया जाएगा। आज की टॉपिक है हिटलर का उदय। तो बच्चों, इस टॉपिक में आप हिटलर के जीवन के बारे में, उसकी जीवनी के बारे में थोड़ा पहले जानेंगे। इसके बाद जर्मनी में उसका किन परिस्थितियों में उदय हुआ, हालांकि किन परिस्थितियों में उदय हुआ ये आपको 2 पार्ट में बताया जा चुका है, लेकिन आज फिर उसी को हम पुनः समराइज करते हुए आपकी विषय वस्तु को और अधिक स्पष्ट करना चाहेंगे, ताकि आप आसानी से समझ सकें कि वे कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण से जर्मनी में हिटलर जैसे तानाशाहों का उदय हुआ। तो एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के वान नामक स्थान पर 20 अप्रैल 1889 में हुआ था। हिटलर की प्रारंभिक शिक्षा लिंज नामक स्थान पर हुई थी। अब पिता की मृत्यु के बाद 17 वर्ष की अवस्था में हिटलर वियना गए। कला विद्यालय में प्रविष्ट होने में असफल होकर वे पोस्टकार्डों पर चित्र बनाकर अपना जीवन निर्वाह करने लगे। और जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो वे सेना में भर्ती हो गए और फ्रांस में कई लड़ाइयों में हिटलर ने हिस्सा लिया। 1989 में युद्ध में घायल होने के पश्चात हिटलर अस्पताल में रहे। जर्मनी की पराजय का उनको बहुत दुख हुआ, क्योंकि वे एक सैनिक थे, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। उनको अपने देश की पराजय का काफ़ी दुख हुआ और 1918 ईस्वी में उन्होंने नाजी दल की स्थापना की। इसके सदस्यों में देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। नाजी दल ने यहूदियों को प्रथम विश्व युद्ध की हार के लिए दोषी ठहराया था। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जब नाजी दल के नेता हिटलर ने अपने ओजस्वी भाषणों में उसे ठीक करने का आश्वासन दिया, तो अनेक जर्मन इस दल के सदस्य हो गए। हिटलर ने भूमि सुधार करने, वर्साई संधि को समाप्त करने और एक विशाल जर्मन राज्य की स्थापना का लक्ष्य जनता के सामने रखा, जिससे कि जर्मन लोग सुख से रह सकें। तो इस प्रकार 1922 में हिटलर एक प्रभावशाली व्यक्ति हो गए जर्मनी में। उन्होंने स्वस्तिक को अपना दल का चिन्ह बनाया। स्वस्तिक जो कि हिंदू धर्म में भी शुभ प्रतीक माना जाता है। समाचार पत्रों के द्वारा हिटलर ने अपने दल के सिद्धांतों का प्रचार जनता में किया। भूरे रंग की पोशाक पहने सैनिकों की टुकड़ी तैयार की। 1923 में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का भी प्रयास किया। इसमें वे असफल रहे और जेल खाने में डाल दिए गए। और वहीं पर उन्होंने मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष नामक अपनी आत्मकथा लिखी थी, जेल में ही। इसमें नाजी दल के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। और उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि आर्य जाति सभी जातियों से श्रेष्ठ है और जर्मन आर्य हैं, उन्हें विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। यहूदी सदा से संस्कृति में बड़ा रोना अटकाते रहे हैं। जर्मन लोगों को साम्राज्य विस्तार का पूर्ण अधिकार है। फ्रांस और रूस से लड़कर उन्हें जीवित रहने के लिए भूमि प्राप्त करनी चाहिए। तो बच्चों, हिटलर एक तानाशाह के रूप में जर्मनी में सबसे ज़्यादा जो है कि जो मौत के घाट लोगों को उतारा था, उसमें यहूदी ही थे। हालांकि 52 किस्म के लोगों
पर उसने अत्याचार किया, लेकिन इसमें सर्वप्रमुख यहूदी ही रहे। इसका कारण यही था कि हिटलर ये मानता था कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के हार का कारण यहूदी ही रहे हैं। तो अब हम लोग जो है कि इसको हेडिंग्स में जान लें कि जर्मनी में हिटलर के उदय के क्या कारण थे, क्यों हिटलर का उदय हुआ। तो सबसे पहला कारण है वर्साय की संधि। बच्चों, आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप राष्ट्रों ने वर्साय की संधि की, जिसका प्रमुख उद्देश्य जर्मनी को कुचलना था, क्योंकि जर्मनी को ही प्रथम विश्व युद्ध का दोषी ठहराया गया था। इसके द्वारा, इस संधि के द्वारा जर्मनी को आर्थिक, राजनीतिक तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से पूर्णतः अपंग बना दिया गया, बेकार कर दिया गया। तो वर्साय की संधि के द्वारा जर्मनी का काफ़ी नुकसान हुआ, और वस्तुतः जो है देखा जाए तो वर्साय की संधि ही जर्मनी की सारी तकलीफ़ों की जड़ थी, और जर्मनवासी अपने प्राचीन गौरव को पुनः प्राप्त करना चाहते थे, और वह एक ऐसे नेता की तलाश में थे जो उनके राष्ट्र के कलंक को मिटाकर जर्मनी के गौरव का पूर्ण उत्थान कर सके। और इसी समय हिटलर के व्यक्तित्व में जर्मन लोगों को एक ऐसे नेता की ही छवि दिखाई दी, और उन्हें विश्वास हो गया कि हिटलर के नेतृत्व में ही जर्मनी का उत्थान संभव हो सकता है। और दूसरा कारण जो है कि आर्थिक संकट है। आर्थिक संकट के कारण भी जर्मनी में हिटलर का उत्थान हुआ था, उदय हुआ था। और वर्साय की संधि के फलस्वरूप जर्मनी की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। और हिटलर ने जनता को पूंजीपतियों और यहूदियों के खिलाफ भड़काना शुरू किया। 1930 में जर्मनी ने 50 लाख से ज़्यादा, जर्मनी में 50 लाख से ज़्यादा लोग बेकार हो गए थे, और वे सभी हिटलर के समर्थक बन गए। इसलिए यह कहा जा सकता है कि आर्थिक संकट के चलते हिटलर तथा उसकी पार्टी को काफ़ी सफलता मिली। और आर्थिक संकट आने का कारण आप मंदी के बारे में पढ़ चुके हैं। और तीसरा कारण जो है कि यहूदी विरोधी भावना। तो चूँकि इस समय संपूर्ण जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ असंतोष फैला हुआ था। जर्मनी की पराजय के बाद यहूदियों को ही इस पराजय का उत्तरदायी माना गया था, और हिटलर इसे भली भांति जानता था। जनता का कद्र करते हुए हिटलर ने यहूदियों को देश से निकालने की घोषणा की, और हिटलर की इस घोषणा से जनता ने इसका साथ देना शुरू कर दिया। अब देखिए, इस तरह से धीरे धीरे करके हिटलर की पार्टी कितनी लोकप्रिय होती जा रही थी। और अगला कारण जो है साम्यवाद का विरोध। तो हिटलर के उदय का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी रहा है, साम्यवाद का विरोध हिटलर करता था। और हिटलर ने साम्यवादियों के खिलाफ नारा भी बुलंद किया और जनता का दिल जीत लिया। इस समय जो पूंजीपति, जमींदार, पादरी सभी साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव से आतंकित थे, और वे जर्मनी को साम्यवाद के चंगुल से मुक्त कराना चाहते थे। इसके बाद आप देखेंगे जो वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई थी, तो वाइमर गणराज्य की असफलता भी जर्मनी में हिटलर के उदय का कारण मानी जाती है, क्योंकि इससे राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। वाइमर गणराज्य असफल रहा, राजनीतिक अस्थिरता बनी रही, और वाइमर गणराज्य देश के लोगों की आकांक्षाओं पर, इच्छाओं पर खरा नहीं उतरा।
तो ये जो है कि बच्चों जर्मनी में हिटलर के उदय के प्रमुख कारण रहे। इसको आपको ध्यान से समझने के बाद लिखना भी है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1932 तक आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी, नाजी पार्टी, जो कि हिटलर की पार्टी थी। तो हिटलर ज़बरदस्त वक्ता भी था। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिला कर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साय संधि में हुई नाइंसाफ़ी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने की बात करता था। और उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार देगा, नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। तो उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से भी मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगा। तो इस प्रकार हिटलर ने राजनीति की एक ऐसी शैली रची थी जो कि लोगों को पसंद आ रही थी। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत भी समझता था और हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए जो नात्सी थे, जो नाजीवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, वे बड़ी बड़ी रैलियों और जनसभाओं का आयोजन करते थे। तो इस तरह से जो है, जो नाज़ियों ने धुआंधार प्रचार के माध्यम से हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानव जनता को तबाही से उबारने के लिए ही अवतार लिया था। और एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक भी दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गौरव का एहसास चकनाचूर हो चुका था। जर्मनी की बात मैं कर रहा हूँ, और जो एक भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। अब इसके बाद देखिए, दूसरी टॉपिक है लोकतंत्र का ध्वंस। ये लोकतंत्र का ध्वंस जो है कैसे होता है। तो 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। चांसलर जो है प्रधानमंत्री का पद जर्मनी में हुआ करता था और यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। तब तक नाज़ी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी और सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया और लोकतंत्र का विध्वंस शुरू कर दिया। तो फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और भी आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश फायर डिक्री के जरिए उसने अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया। अब देखिए, यहीं से वह जो है एक छोटी सी घटना के कारण से एक कानून बनाया और उसने जो है कि लोकतांत्रिक अधिकारों को समाप्त करना शुरू कर दिया। तो वाइमर संविधान में इन अधिकारों को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, लेकिन सत्ता में आते से ही हिटलर ने इन अधिकारों को समाप्त कर दिया। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधना शुरू कर दिया। ज़्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया गया और कम्युनिस्टों का बर्बर दमन भी किया गया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले ड्यूसलडॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बची खुची जो 6808
फाइलों में से 1440 तो कम्युनिस्टों की ही फाइलें थीं। तो नाज़ियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया, नाज़ी शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया। तो बच्चों एक शब्द है यहाँ पर, आप ध्यान दीजिएगा, ये जो कंसंट्रेशन कैंप है ये क्या होता है ये भी आप यहाँ पर समझ लीजिए। तो कंसंट्रेशन कैंप ऐसे स्थान को कहते हैं जहाँ बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता था। ये कंसंट्रेशन कैंप बिजली का करंट दौड़ते कटीले तारों से घिरे रहते थे, यानी कि इसमें से यदि कोई भागने की चेष्टा करेगा तो वो निश्चित तौर पर मारा जाएगा। तो 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट भी पारित किया गया। इस एक्ट के बारे में भी आपको ध्यान देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है, ये परीक्षा में भी आ सकता है या आता है। यह कानून क्या था? इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई और इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए पर ढकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। यानी 3 मार्च 1933 में कानून इनेबलिंग एक्ट का मतलब जो कानून था वो बना करके पूर्ण रूप से जर्मनी में तानाशाही स्थापित कर दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। राज्य का मतलब सरकार का। पूरे समाज को नाज़ियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते भी तैयार किए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स के अलावा गेस्तापो यानी गुप्तचर राज्य पुलिस, एसएस अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा एसडी का भी गठन किया गया और इन नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक, गैर संवैधानिक अधिकार दे दिए गए और इन्हीं की वजह से नाज़ी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि भी प्राप्त हुई। गेस्तापो के यंत्रणा गृहों में किसी को भी बंद किया जा सकता था। ये नए दस्ते किसी को भी यातना गृहों में भेज सकते थे। किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश से निकाला दिया जा सकता था या गिरफ्तार भी किया जा सकता था। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से जो है आप देखेंगे कि पूरे जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार से लोकतंत्र का विध्वंस किया था। तो बच्चों आज आपको 2 टॉपिक बताई गई है विस्तार से, इसको आपको लिखना है और कल की क्लास में आपको पुनर्निर्माण टॉपिक के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।